नमस्कार। पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग लगाया गया था, जिसमें होने वाली आमदनी से मदीना के गरीब लोगों की मदद की जाती थी। दुनिया में वक्फ का इतिहास पैगंबर हजरत मोहम्मद के ज़माने से शुरू हुआ है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद ने कहा था, अपनी जायदाद को इस तरह से खैरात पे दो कि ना वो बेची जा सके, ना ही किसी को दिया जा सके और ना उसमें विरासत जारी हो, बल्कि उसका मुनाफा लोगों को मिला करे। माना जाता है कि इस दुनिया में पहली बार सहाबा हजरत उमर ने अपनी कीमती ज़मीन वक्फ को दी थी। उस समय पैगंबर ने यह तय कर दिया था कि यह ज़मीन कभी बेची ना जाए, न किसी को दिया जाए, बल्कि इससे होने वाली आमदनी को गरीबों में बांटने और गुलामों को आज़ाद कराने के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। वक्फ बिल के जरिए टारगेट पर हैं मुसलमान। आखिरकार इस नए कानून में होगा क्या? देश की धाकड़ पत्रकार और हमारी पर्सनल फेवरेट प्रज्ञा मिश्रा जी के जरिए आसान भाषा में समझते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम आप बताइए आसान भाषा में है क्या, तो मैं ये कहूंगी कि अल्लाह के नाम की जमीन को काले कारोबार में ये बुज़दिल लगाए दे रहे हैं। वक्फ की जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जा सरकार ही किए बैठी है, जिसके हम सख्त खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हमारा तो यही मानना था कि अल्लाह के नाम की ज़मीन है, अल्लाह के काम में लग जानी चाहिए, चाहे उस पर कोई यतीम खाना खुले या मस्जिद खुले या मदरसा खुले या दरगाह बने। पर बड़े उद्योगपतियों के जरिए सरकार हेल्प कर देती है ना उनकी इस हड़पने के कार्यक्रम में, क्योंकि क्या है, सबको पैसे कमाने हैं और पैसे कमाकर एक तरफ रख लेने हैं। गरीब अमीर का अंतर बढ़ता रहे, सरकार को कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ हो जाती है अगर कोई अल्लाह के नाम पर काम कर दे। कोई कम पॉलिटिकल पावर वाला इंसान अगर गिरोह में से बच्चे को निकालना चाह रहा है, आपको पता है ना। देखो भाई, मैं तो जयपुर की निवासी हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर गिरोह हैं जिसके शिकार छोटे छोटे मासूम बच्चे हो रखे हैं, उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। एक बार एक बच्चा था राज, पैसे मांग रहा था। हमने पैसे ना देकर के उसे मिठाई पकड़ाई और पूछा, भाई कहाँ है तेरा घर? कहता है बहुत दूर रहता हूँ, मम्मी के साथ आता हूँ। थोड़ी ज्यादा हम पूछताछ उससे करने लगे, बड़े ही प्यार से। फिर उसे अंदर से एक डर लगा कि यार ये तो गिरोह वाले अंकल को बता देंगे और फिर मैं पकड़ा जाऊंगा और फिर मेरी बहुत पिटाई होगी। तो वो भागा वहां से, हम भी उसके पीछे भागे, पर अफसोस कि हम उसे पकड़ न पाए। और दूर हमने देखा कि एक बुज़दिल गुंडा खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। अब यही है, अगर उस गुंडे के पीछे हम जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। जो अच्छा काम हम करने की सोचते हैं फ्यूचर में, वो भी ना कर पाएंगे। तो इनसे पंगा तो ले नहीं सकते। जितनी छोटी बहुत मदद हो पाती है वो कर देते हैं, पर आगे जाकर के गिरोहों को बंद करवाएंगे सबसे पहले। बड़े इंटेंस इमोशंस हमारे दिल में थे, आपसे साझा कर दिए। अब दोस्त को ही बताता है इंसान, और किसको बताए भला। चलिए प्रज्ञा जी को सुनते हैं, उसके बाद आपसी गुफ्तगू और करनी है भाई, तफसील में ही करनी है, करेंगे बेशक। वक्फ कोई भी चल या फिर अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या फिर परोपकार के मकसद से दान कर सकता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए दी जाती है और अल्लाह के सिवा इसका कोई मालिक नहीं हो सकता है। जब वक्फ की संपत्ति का मालिक अल्लाह के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता है, तो फिर सरकार के वक्फ बिल का आखिर मतलब क्या है? सरकार का कहना है कि देश के ज्यादातर वक्फ बोर्डों पर माफिया लोगों का कब्जा है। इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। वक्फ कानून का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया है। सरकार कहती है कि हम वक्फ बिल को सुधार रहे हैं। इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के अन्य पिछड़े वर्ग जैसे शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी जैसे वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए हम ये बिल लेकर के आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि सरकार भारत में मौजूद वक्फ की 2 लाख करोड़ की जमीन बेचना चाहती है, इसीलिए ये बिल लेकर के आ रही है। भारत में रक्षा मंत्रालय और रेलवे के बाद वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। भारत में मेन 2 वक्फ बोर्ड हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। साल 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया। उस वक्त ये परिषद अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। सबसे पहले
साल 1995 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां बढ़ाई गई। 1991 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो देश का माहौल बहुत खराब हो गया था। उस वक्त केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तब वक्फ को जमीन अधिग्रहण करने के लिए असीमित अधिकार दिए गए। इसके बाद साल 2013 में वक्फ बोर्ड की शक्तियां और बढ़ी। 2013 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करते हुए उसे अधिकार दे दिए गए कि वो दान वाली संपत्तियों पर दावा कर सकता है। आज जो कानून है दोस्तों, उसके मुताबिक अगर किसी संपत्ति को एक बार वक्फ बोर्ड के नाम घोषित कर दिया गया तो वो हमेशा वो वैसा ही रहेगा। दानकर्ता अपनी इच्छा से कोई बदलाव नहीं कर सकता है। कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। दुनिया का सबसे पहला वक़फ़ खाने काबा मक्के में है, क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे? 10 साल से जो मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, उनके हुकूक के साथ, उनके रिलीजन फ्रीडम के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे रूह कांप जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इसको हटाना चाहते हो मान्यवर, ये सीधे सीधे कानून के खिलाफ वर्जी है। हम कहना चाहते हैं कि संविधान की अगर धज्जियां उड़ाने का काम आप करने का काम कर रहे हो, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और पुरजोर विरोध करने का काम करते। अब हमें ये देखना चाहिए कि सरकार जो नया वक्फ कानून लेकर के आ रही है उसमें दिक्कत कहां पर आ रही है। दोस्तों, सरकार जो नया वक्फ बोर्ड का कानून लेकर आ रही है उसमें यह है कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है। नए संशोधनों के तहत बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की भी बात कही गई है। वक्फ का पंजीकरण सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। इस पोर्टल के जरिए मुतव्वली यानी वक्फ संपत्ति की जो देखरेख करने वाले होते हैं उनको खातों की जानकारी देनी होगी। इसी के साथ सालाना 5,000 रुपए से कम आय वाली संपत्ति के लिए मुतव्वली की ओर से वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली राशि को भी 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूद वक्फ की जमीन का सर्वे करने के अधिकार को वापस लेकर यह जिम्मेदारी जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दे दी जाएगी। किसी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या फिर ना आने का फैसला लेने का वक्फ बोर्ड का जो अधिकार है वो भी वापस ले लिया गया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक मौजूद 3 सदस्यों वाली वक्फ ट्रिब्यूनल को भी 2 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है। लेकिन इस ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम नहीं माना जाएगा और 90 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। जिन लोगों ने वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण किया है या फिर 12 साल से अधिक वक्त से कब्जा कर रखा है वे इस संशोधन के आधार पर मालिक भी बन सकते हैं। अब सरकार के इस बिल में दिक्कत ये आ रही है दोस्तों कि अगर ये कानून बन गया तो वक्फ की संपत्तियों में भारी भरकम कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 99% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। देश के कई हिस्सों में वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में अवैध रूप से कब्जाई गई हजारों एकड़ संपत्तियों के मालिक बन जाएंगे। मुकेश अंबानी साहब ने जिस जमीन पर अपना घर एंटालिया जो बनाया है ना, वो भी वक्फ की जमीन है और उनका भी उस जमीन पर 12 साल से ज्यादा का कब्जा है जिसका केस अदालत में था। अब वो जमीन भी ऑटोमेटिकली उनकी हो जाएगी। इस बदलाव में रियल एस्टेट उद्योग और यहाँ तक कि ऐसी जमीनों पर कब्जा करने वाले बहुत से बड़े कारोबारियों को भी फायदा होगा। ऐसा लगता है दोस्तों कि इन संशोधनों के पीछे एकमात्र मकसद ही यही है। सरकार के इस बिल का फायदा ये है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार पर थोड़ी लगाम जरूर लगेगी, लेकिन जब जमीनें ही नहीं होंगी तो भ्रष्टाचार कहाँ होगा, ये भी एक बात है। खैर, अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि इस बिल की आड़ में वक्फ की जमीनें बेचने का इंतजाम किया जा रहा है, उसमें भी दम हो सकता है, क्योंकि देश में मौजूदा शत्रु संपत्ति यानी जिन संपत्तियों के मालिक पाकिस्तान चले गए थे उन संपत्तियों को गृह मंत्रालय धड़ल्ले से बेच रहा है। अब तक ये संपत्तियां लीज पर दी जाती थी, किराए पर, समझे ना, लेकिन अब वो बिक रही हैं। ये देखिए, ये शत्रु संपत्ति बेचने का विज्ञापन और ये शत्रु संपत्ति की रेट लिस्ट है। बोली लगाइए और जमीन लेकर जाइए।
सैकड़ों शत्रु संपत्तियों की नीलामी हो चुकी है। नीलामी में भाग कौन ले रहा है बताइए? ये शत्रु संपत्तियां कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी तो खरीद नहीं रहा है, या फिर पिछड़े दलित मुसलमान तो खरीद नहीं पा रहे हैं। जमीन की सच्चाई ये है कि तहसीलों के नायब, तहसीलदार, लेखपाल अपने धन्ना सेठ क्लाइंटों को सरकारी जमीन दिखा रहे हैं और बिचवा रहे हैं और कमीशन खा रहे हैं। कहने को नीलामी ऑनलाइन है, लेकिन ये भीतर की बातें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। दरअसल दोस्तों, मसला ये है कि सरकार कंपनियां बेचने से कहीं आगे बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी अभी नाजुल की जमीन वाला विधेयक लाया गया, लेकिन बीजेपी के अपने लोगों ने विरोध करके विधेयक गिरा दिया। दोस्तों, सरकार को इस समय ना पैसा चाहिए, मनी मनी। टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचना है भाई, वो कैसे पहुंचेंगे? जमीनें बेचकर पहुंच सकते हैं। खैर दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि सरकार जब से आई है तब से मुस्लिम समाज की बुराइयों को दूर करने के नाम पर मसीहा बनने की कोशिश बड़ा कर रही है। चाहे वो सीए हो, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे 3 तलाक हो, और अब वक्फ बिल। दरअसल इसे चौराहे की चर्चा के मुताबिक चूड़ी टाइट करना कहते हैं। मुस्लिमों की चूड़ी टाइट होगी ना तो बीजेपी का हिंदू वोटर भी खुश हो जाएगा, और ये सब बीजेपी के हिंदू वोटरों के मनोरंजन के लिए हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। वक्फ बोर्ड की तरह ही हिंदू श्राइन बोर्ड भी है। एक नहीं, तमाम श्राइन बोर्ड हैं हिंदू धर्म में। तमाम मंदिरों के पास अरबों की दौलत है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, पूर्णागिरी श्राइन बोर्ड है, तिरुपति बालाजी का श्राइन बोर्ड है, पद्मनाभम जैसी बीसीओ श्राइन बोर्ड हैं जो मंदिर के नाम पर पैरेलल सरकारें चलाते हैं। क्या उनको सरकारी सिस्टम में लाकर रेगुलेट करने की हिम्मत है सरकार की? नो, सरकार बहुमत में नहीं है, लेकिन सरकार को समर्थन करने वाली नीतीश और नायडू की पार्टियों में रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। इसीलिए वक्फ कानून बिल बन जाएगा ही, और वक्फ की संपत्तियां जो अब तक बची हुई थी वो शायद अब नहीं बचेंगी। विपक्ष के मुताबिक विकास की राह में सबको कुर्बान होना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम वसलाम। जय हिंद। जय हिंद। ये तो बड़ा ही दिल तोड़ देने वाला है यार। गुस्ताखी की भी कोई हद होती है। अचंभा नहीं होता ये सुनकर के कि एंटीलिया तक वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनाया गया है अवैध कब्जा करके। और देखिएगा आप, कोई टस से मस नहीं कर सकेगा, हिला नहीं सकेगा मुकेश अंबानी को। वो बैठा है वहां पे, बैठा रहेगा, क्योंकि यही लोग तो सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी तो बस एक चेहरा है, सरकार चलाने के पीछे दिमाग किसी और का है, अडानी अंबानी का है, बड़े खरबपतियों का है। आई एम सो शॉक्ड टू द कोर कि कोई बात ही नहीं निकल रही है यार कि सचमुच ऐसा हो सकता है भारत देश में ये सब हो रहा है। पहले लीज पर दी जा रही थी, किराया लिया जा रहा था, और अब बेच दिया जाएगा। वक्फ की प्रॉपर्टीज खत्म, दी एंड, कुछ बचा ही नहीं। यार इनका ईमान, इनकी आत्मा अग्री कैसे कर देती है कि ऐसे छिछले काम कर देंगे। जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज है ना इंडिया के अंदर, अगर उन्हें इस्तेमाल किया जाता ना माइनॉरिटी के, पिछड़े दलितों के उत्थान में, तो आज भारत देश के नागरिक इतने गरीब न होते। कोई खाए प्लैटिनम की, सोने चांदियों की चम्मच से, और किसी के मुंह में एक निवाला तक ना पहुंचे। संविधान की हत्या करने पर उतर आए हैं यार। हम तो इसीलिए रिटेलिएट कर रहे थे कि ये मोदी सरकार गलती से भी वापस आ ना जाए। बीजेपी तो नहीं आई, एनडीए आई, पर अब हरामखोरियों में कोई कमी थोड़ी छूटी जाएगी। I really don't have anything to say right now, man. बस यही सोच रखती हूँ कि आप जितना इसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते हैं दुआ करिए, और यही कोशिश करिए कि खुद का घर जब अच्छे से चलने लगे तो समाज के लिए भी हम कुछ करें। वो भूखे बच्चे जो मेन रोड पर बैठे रहते हैं ना खाना मांगते हुए, उनकी ना केवल खाने की व्यवस्था हम कर सके बल्कि तालीम भी उनको दे सकें। एक बेसिक एजुकेशन होगी तो वो लोग अपलिफ्ट हो जाएंगे, वो कहीं पे भी नौकरी कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, और पॉलिटिकली भी वो होंगे सशक्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, ऐसे सच का साथ देते रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।